दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बिहार स्टेट हुआ था उसका आंसर की कुछ दिन पहले काफ़ी वायरल हो रहा था और उसी कड़ी में जो आपका 10 सितंबर को फर्स्ट सिटिंग में इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके जो आंसर की का जो की था उसमें जो पेडागॉजी पोर्शन था उसके अधिकांश क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही गलत दिया है। तो आप सभी के कमेंट पे मैं उसके आंसर की को लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग पेडागॉजी क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे और अगले वीडियो में इंग्लिश के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लर्निंग विदाउट बर्डन एक समिति की रिपोर्ट है, मतलब किस समिति के द्वारा लर्निंग विदाउट बर्डन का कंसेप्ट दिया गया था। तो आपका आंसर होगा प्रोफेसर यशपाल, तो बी हो जाएगा, ख यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात सर्वाधिक है। दोस्तों यहाँ पे नामांकन दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्लियर नहीं हो पाया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षक का आधारभूत प्रतिमान है। तो दोस्तों कक्षा शिक्षक का जो आधारभूत प्रतिमान होता है वो होता है आपका एडुकेशन, कॉग्निटिज्म, बिहेवियरिज्म और सोशियो कल्चरल होता है। अर्थात इसका जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका डी, आपका घ करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संज्ञान, देखिए दोस्तों जो आंसर आया हो बिल्कुल ही रॉन्ग है, इतना याद रखिएगा, उससे आप लोग ज़्यादा मिलाइएगा मत। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में अधिगम का निम्नतम स्तर क्या है। तो जो अधिगम का सबसे निम्न स्तर होता है दोस्तों वो होता है आपका ज्ञान, नॉलेज होता है। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है। तो अभ्यास के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, 5 नंबर की बात करते हैं तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, ड्रिल विधि, ड्रिल मेथड अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विषय के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका तो आंसर जो दिया है वो विज्ञान शिक्षक दिया है, लेकिन करेक्ट होगा आपका इतिहास, विज्ञान तो कभी हो नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षक प्रदर्शित होता है। तो जो मतलब आपका इफेक्टिव लर्निंग इज इंडिकेटेड बाय, तो यहाँ पे शिक्षक दिया है दोस्तों और नीचे इंग्लिश में लर्निंग दिया है, तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा भ्रमात्मक है। तो 7 नंबर की जहाँ तक हम बात करते हैं, जैसे पहला है आपका स्मरण या पुनरुत्पादित करने की योग्यता, तर्क करने की योग्यता, संबंधित समस्या का समाधान करने की योग्यता द्वारा या परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने की योग्यता। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ग होगा, क्योंकि जब हम अच्छा शिक्षण करेंगे, लर्निंग अच्छा होगा, तो उससे संबंधित जो भी समस्याएं होगी हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि समग्र शिक्षा अधिनियम 2018 संबंधित है। तो दोस्तों ये है आपका विद्यालयी शिक्षा, 8 का आपका करेक्ट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है। तो शिक्षक में सबसे वांछित कौशल शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र के समझ में आना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना। ग है शिक्षक के समय छात्रों का मानसिक रूप से शिथिलीकृत करना और कक्षा की गतिविधियों के बारे में तो दोस्तों आपका ग और घ कभी भी आंसर नहीं हो सकता है। पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कोई टीचर नहीं होता है और बालक को हम पढ़ाते हैं पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि उसको समझ हम विकसित करना चाहते हैं उसके अंदर। तो 9 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है। व्याख्यान विधि का, आविष्कार विधि का, प्रदर्शन विधि का, समस्या समाधान विधि का। तो दोस्तों जब हम किसी चीज़ को दिखा कर समझाते हैं, मतलब उसको हम शो करते हैं, जैसे आप टीचिंग एड, मटेरियल एड सुने होंगे, टीचिंग मटेरियल एड, तो क्या इसीलिए हम प्रयोग करते हैं ताकि हम ज़्यादा उसको समझा सके, और उसे हम कहते हैं प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो 10th का करेक्ट आंसर होगा आपका ग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में CAI किसका संक्षिप्त नाम है। CAI जो है आपका वो है आपका बी, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो आपका 12 नंबर है
कि प्राथमिक बाल्य शिक्षा का उद्देश्य, तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3R, शिक्षा देना, 3R। ठीक है। 13 नंबर जो सवाल है आपका कि उत्पादक कार्य के द्वारा शिक्षा का विचार पर बल किसने दिया था, अर्थात किस शिक्षा शास्त्री ने या व्यक्ति ने उत्पादक कार्य के द्वारा शिक्षा के विचार पर बल दिया। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर होगा ग, महात्मा गांधी। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी लोग गलती किए हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो यहाँ पे शिक्षक टीचर्स डे समझ के लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन मार दिए, लेकिन मौलाना अबुल कलाम इसका करेक्ट आंसर होगा, 14 का आंसर होगा करेक्ट बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे है LEAP, लीप का विस्तार क्या होगा। तो 15 नंबर के लिए आपका होगा लीडरशिप फॉर एकेडमिक्स प्रोग्राम्स, 15 का करेक्ट आंसर होगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्रम होता होगा आपका स्मृति होता है, दूसरा जो होता है बोध होता है, यहाँ पे चिंतन नहीं दिया, चिंतन सबसे आखिरी वाला होता है। तो इसमें कंफ्यूजन आपको क और घ में ही था, बोध कभी पहले नहीं होता है, बालक तो सिर्फ पहले किसी चीज़ को याद करता है, चिंता आखिरी होता है। तो ये हमारे दोनों गलत है, सिर्फ क हमारे यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की कि अटल नवाचार मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब को निम्न में से किस स्तर पर नवाचार संस्कृति के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो दोस्तों करेंट अफेयर्स की सवाल आया था, तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे विद्यालय। उम्मीदों का शिक्षा नामक पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों, पाओलो फ्रेरे इसके करेक्ट आंसर होगा। 18 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। तो दोस्तों स्वतंत्र चर की बात करें, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, तो वह होता है आपका शिक्षक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वतंत्र चर होता है शिक्षक। 19 का ए करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर जो आपका सवाल है इसमें जो है कि निम्न में से अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है। तो जिज्ञासु होने की भावना, यहाँ पे जो ऑप्शन है जैसे कंठस्थ करना, तो कंठस्थ करना नकारात्मक शब्द हुआ, गृह कार्य भी नहीं देते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे अलग है। ये है आपका करेक्ट आंसर 20 का ग। 21 नंबर सवाल है कि शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए करता है। मतलब कोई भी शिक्षक किसी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किस लिए करता है। शिक्षण को मनोरंजक बनाने के लिए, छात्रों की ग्रहण शक्ति को बढ़ाने के लिए, या छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या छात्रों को शिष्ट बनाने के लिए। तो छात्रों का ग्रहण शक्ति बढ़ाने के लिए हम किसी भी विधि का या कोई भी तकनीक छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने के लिए ही प्रयोग करते हैं। इसीलिए किसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी। 22 जो है आपका कि समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा के नियम बनाना, विविधताओं का सम्मान और सराहना करना, सभी के लिए शिक्षा में गुणवत्ता लाना। जब सभी लिखा है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। 23 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक के द्वारा प्रयोग करनी चाहिए। कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक के द्वारा प्रयोग करनी चाहिए। दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन आप इसमें बी को चूज कर सकते हैं, लेकिन इस पर हम क्या बोलते हैं क्लियर नहीं है, आप इसको डाउट में रख सकते हैं। 24 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित है। श्यामपट्ट लेखन, प्रश्नों का समाधान करना, प्रश्न करना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जब हम टीचिंग करते हैं तो ये सारे कौशल उसमें आते हैं। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। 25 नंबर सवाल कहता है कि अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। तो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम का उपयुक्त लक्ष्य है। समस्यात्मक बालक सामान्यतः वे होते हैं जो, तो समस्यात्मक बालक कौन होता है। एक न सुलझने वाली समस्या से जुड़े हो, एक निम्न आनुवंशिकता से जुड़े हो, कमजोर गृह वातावरण का हो,
या ज़्यादा रक्षात्मक। दोस्तों जो आपके नकारात्मक अर्थ है यही आपका करेक्ट आंसर होगा 26 का ए। 27 की बात करते हैं। निम्न में से अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिक मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है, वह है आपका व्यवहारवाद। यही लोग कम महत्व देते हैं। तो 27 का आपका हो गया डी। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है आपका रीडिंग। रीडिंग में हम ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आंसर पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि कुछ सवाल जो है केवल आप आंसर से ही मिलाइए। क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 चौका 16 और फिर है 8 28 64, 8 28 64। तो अब जो 56 दिया है इसमें 16 से भाग लगेगा और करेक्ट आंसर होगा 28 का ए। 7 की जहाँ तक बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 5 बढ़ता गया है, 5 10 15। तो यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा 77 के बाद तो 107 होगा, 25 बढ़ेगा तो देखिए यहाँ पे 5 20 25 30। तो यहाँ पे आपका 30 बढ़ेगा तो 107 करेक्ट आंसर होगा 29 का, 29 का 107। चलिए दोस्तों 30 नंबर सवाल को लेते हैं। 30 नंबर सवाल में आपको जैसे आप देखिए 3 15 3 18 6 9, तो 9 बढ़ रहा है तो 24 9 आपका होगा 33। तो यहाँ पे 30 का करेक्ट आंसर होगा ग। 31 देखिए दोस्तों ये जो सवाल है वैसे देखिए इसका अभी क्लियर नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए एफ जैसे आई जे एच और एफ जी एच आई। यहाँ पे देखिए एफ जैसे एक एक आपका ये बढ़ रहा है पहला लेटर, टी आपका सेम है। तो फिर जी एफ एफ जी एच आई इस पे क्लियर नहीं हो रहा है। इसका आंसर आप देख लीजिएगा। ये जो है जैसे लिखा गया है कि यदि किसी भाषा में एजुकेशन को कूट लेखन में देखिए यहाँ पे क्या किया है, उल्टा कर दिया गया है। जैसे अंत वाले को पढ़ लिखा है NO I TAC, तो सिर्फ उल्टा किया गया है। तो रिपोर्ट को देखिए तो TRO इस 2 में है, TRA 2 में। आगे बढ़ते हैं TROFD तो यहाँ पे आपका 32 का ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उल्टा किया गया है सिर्फ। सवाल बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, कुछ सवाल थे ज़्यादा। पेडागोजी के सवाल काफ़ी अच्छे स्तर के हैं, इसे नहीं कह सकता है कि कोई आसान है, क्योंकि अच्छे स्तर के इसलिए है क्योंकि करेंट अफेयर्स भी है, फुल फॉर्म्स भी है और सिलेबस आपके पास नहीं था। क्योंकि इसके पहले वाले पेपर का स्टैंडर्ड कुछ अलग था, इसका अलग है। सरकार बहुत ही साजिश कर रही है। निम्नलिखित में लुप्त अक्षर का पता लगाइए। देखिए QRST U अब आपका क होगा या ग होगा। दूसरा देखिए ए आगे है RSTUV, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ए। देखिए अंत लेटर जैसे RSTU तो आगे क्या आएगा अंत में भी, तो 33 का करेक्ट आपका हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, जो आपका 34 नंबर है, 34 नंबर सवाल पे देखते हैं। चौंतीस नंबर की यदि किसी भाषा में सर्टेन का कूट लेखन सर्टेन का हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ लेटर को उल्टा कर दिया गया, जैसे सी का एक्स, ई का भी, एम का एन, जैसे केवल अपोजिट लिखा गया है। तो मंडेन का क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जब आप देखते हैं 34 नंबर सवाल तो आपको मिलेगा कि जैसे एम का क्या हो जाएगा एन, एम का होगा हमारा एन, यू का होगा एफ, फिर एम का एन का एम, डब्लू का ई का जो होगा डब्लू, तो यही आपका ग इसका करेक्ट आंसर है। जैसे सिर्फ उल्टा चाहिए उसको
अब देखिए यहाँ पे सिर्फ जोड़ दिया गया है, जैसे आपका एच और ई के स्थान के जो पोजीशन का अंक आ रहा है, जैसे एच है 8 पे और ई है 5 पे, तो 13 हो गया ना। उसी प्रकार बेसिक को यहाँ पे जोड़ा गया है। जब आप बेसिक का पोजीशन लिख कर जोड़िएगा तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों 34। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी भाषा में ड्रिल को इतना कहते हैं, ड्रिल को कहते हैं 62, तो कैमल का क्या होगा? तो इसमें दोस्तों बस एक एक अंक बढ़ाया गया है। या 36 में जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए। तो कैमल को क्या कहेंगे? जैसे डी 3 पे है तो 3 बढ़ा दिया गया है। ये होगा आपका 36 का। 37 जो किसी एक छोर पे से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां है तो किसी भी छोर से तो मान चलिए कि आप ऊपर से आते हैं या नीचे से जाते हैं किसी छोर पे, तो आपका दोनों ही तरफ से 11वां है, अर्थात उस पंक्ति में 20 लोग हैं और आपकी एक संख्या अलग है। जैसे ऊपर से भी आप 11 पे है, ऊपर से भी 11 पे और नीचे से भी 11 पे, तो नीचे 10 और नीचे 10 और आप एक हो गए 11। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो होगा 21। तो 37 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका 21। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वें अक्षर कौन सा होगा? तो 38 के लिए आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका 38 का एच होगा दोस्तों 38 का करेक्ट आंसर। जब आप ABCD के पोजीशन के अनुसार उसको देखिएगा तो 38 का करेक्ट आंसर मिलेगा आपको ए। 39 की बात करते हैं। 39 कहता है कि अक्षरों का उस समूह की पहचान कीजिए, अक्षरों के उस समूह की पहचान कीजिए जो उस नियम का पालन नहीं करता है जो दूसरे करते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा अच्छा से, यहाँ है ना कि GHI एक है और T यहाँ आप देखिए IKM QSUVT। देखिए Y के बाद A, एक के बाद फिर एक ऑब्सेंट है, जैसे Y के बाद एक खाली गया तो Z आ गया, आना चाहिए Y के बाद Z आना चाहिए लेकिन एक गैप है A आया, फिर A के बाद B आना चाहिए लेकिन C आया, और C के बाद D आना चाहिए लेकिन F आया। उसी प्रकार I के बाद एक गैप है तो K आया, लेकिन G ये जो है इसमें कि एक गैप का सीरीज नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर लिखा है कि पालन नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 39 का ए। 40 नंबर सवाल को देखते हैं कि उस अक्षर की पहचान की जो वर्णमाला के तीसरे अक्षर से उतनी ही दूरी पर है जितना दूर प्रिसिपिटेट शब्द में ई से दूसरा ई है, ई से दूसरा ई है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देखिए ई से ई के बीच की दूरी गिन लीजिए कि कितना है, उसी में आपको क्या करना है, तीसरे अक्षर से उतना ही दूर पर है, तीसरे अक्षर में उतना ही दूर पर है। तो आपके 40 नंबर का करेक्ट आंसर होगा बी, के होगा इसका। 41 देखते हैं कि शिक्षक की अभिवृद्धि जिसका उद्देश्य अब शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है वह है भावनात्मक क्षेत्र या ज्ञानात्मक क्षेत्र, सहजात्मक क्षेत्र या मनचालक क्षेत्र। दोस्तों भावनात्मक क्षेत्र का प्रभाव सबसे ज़्यादा शिक्षण पर पड़ता है किसी भी शिक्षक का, अफेक्टिव डोमेन। चलिए 42 नंबर देखते हैं कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्वान पूर्णता का अभिभाव है। यह जो कथन दिए थे दोस्तों वो थे हमारे स्वामी विवेकानंद। 42 का करेक्ट आंसर होगा ग। 43 की बात करते हैं कि एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। दोस्तों मान चलिए कि एक महिला की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, जैसे मान चलिए एक महिला है, एक यहाँ पे महिला है और उसके तरफ हम इंगित करके कहते हैं कि उसके एकमात्र भाई का पुत्र, माने उसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो मान चलिए कि मेरी पत्नी का भाई है, तो एकमात्र भाई, तो ये मेरी हो गई सास, और सास का
भाई का जो लड़का होगा वो मेरी पत्नी का भाई होगा। उसके एकमात्र का पुत्र मेरी पत्नी के भाई, तो वो महिला उस व्यक्ति से क्या लगती है, तो क्या होगी, सासे में लगेगी। तो आपका 43 का करेक्ट आंसर होगा ग। तो चलिए दोस्तों 44 देखते हैं। 44 नंबर सवाल कहता है कि अनिल की उम्र सुनीता की उम्र से दुगुनी है, 3 वर्ष पहले उसकी उस उम्र सुनीता को। यहाँ पे आपका 44 का दोस्तों को देख कुछ सवाल मैथ का सॉल्व किया गया है। यहाँ पे 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग। 12 वर्ष आगे बढ़ते हैं। यदि कोई विक्रेता एक वस्तु पर उसके क्रय का 20%, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका 45 नंबर है, 45 नंबर के लिए करेक्ट आंसर होगा आपका 10%। 46 नंबर सवाल की बात करते हैं, तो 46 नंबर में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3.75 ग होगा। 47 की फिर बात करते हैं। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर 2 घंटे में यात्रा करता है, तो 47 का करेक्ट आंसर फिर आपका होगा सी, शायद 10 घंटा। 48 दोस्तों आपके कितने नंबर आ रहे हैं इस 50 में, आप ज़रूर बताइएगा। 48, तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये होगा वो 30 किलोमीटर होगा, ये होगा। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा, 3-5 के अनुपात का ये सवाल है, तो 49 के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा सी। बात करते हैं 50, तो 50 में आपका आंसर होगा 1242, इसका भी आंसर होगा आपका ई। तो इस तरह से दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन कवर हुए। दोस्तों जल्द ही हम इंग्लिश का जो 100 क्वेश्चन है उसका पार्ट लेकर आएंगे। तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपके कितने नंबर हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी